पर आप उस प्रकृति से क्या सीखते हैं? महोदय, प्रकृति से हम यह सीखते हैं कि जिस प्रकार से एक स्वच्छ अगर जल की धारा है, या फिर जो स्वच्छ वायु में हम सांस लेते हैं, तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी हमारे जीवन के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास हो सकता है, एवं राज्य के या क्षेत्र के विकास में कोई स्वस्थ पुरुष या व्यक्ति ही अपना योगदान दे सकता है। हमें यह सिखाती है कि एक स्वच्छ परिवेश का होना हमेशा से ही बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अब जंगल से कुछ नहीं सीखते हैं कि जंगल में छोटे पेड़ भी हैं, बड़े पेड़ भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं, सब कैसे एक साथ रहते हैं, विषम परिस्थिति में वो कैसे रहते जी हैं, कम संसाधन में कैसे रहते हैं, हम्म, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे रहते हैं, कैसे सब सामंजस्य कैसे के रहे। साथ रहते हैं, हिंसक भी हैं तो शाकाहारी भी हैं, बहुत बड़े जीव भी हैं तो बहुत छोटे जीव भी हैं। तो क्या ये सब आपको नहीं सीख सीख जी मिलती है? जी तो यदि आप जी वहां महोदया, से मैं ये यह भी सीखने की कोशिश करता हूँ। जब आप ये सीखते हैं तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी सपोज बनते हैं, तो आप इन गुणों को किस प्रकार हम्म देखते हैं अपने प्रशासनिक क्षेत्र में? तो प्रकृति में जैसा अभी आपने बताया कि कई प्रकार के, अगर वृक्षों का ही उदाहरण लें, छोटे वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, तो एक तरह से यह समावेशी चरित्र को प्रदर्शित करता है। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी हमें समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों को, या ऐसे भी लोग हैं जो वंचित हैं, दलित हैं, शोषित हैं या संपन्न हैं, हमें सबको साथ लेते हुए कार्य करने की जो अपनी क्षमता है वहां प्रदर्शित करनी होती है। तो हमें वहां से यह भी हम इसका अनुपालन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति हम्म, निष्पक्ष होती है ना? निष्पक्ष होती अगर है। वो जल जी जल की धारा बह रही है तो वो सभी के लिए समान रूप से वितरित करती है। वो यह नहीं जी सोचती है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ना? और किसको किसको कम मौका मिला है, किसको जाओ, सबके लिए समान बह रही है, कौन कितना यूज कर रहा है ये डिपेंड करता है। तो हम्म प्रकृति ये भी सिखाती है, प्रकृति हमें जी, निष्पक्ष रहना सिखाती है। रहना भी सिखाती चलिए बहुत अच्छा है। ये बताइए कि झारखंड में, क्योंकि आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में जो वन है, वन का भी क्षेत्रफल फिलहाल प्रतिशत कितना बढ़ा है 23 के रिपोर्ट के अनुसार, क्या है? है। मतलब कितना है महोदय, ये कितना बढ़ा है? कितना है महोदय, अभी परसेंट? हाँ। महोदय अभी प्रतिशत के हिसाब से 29.76% है। वो तेईस हजार अच्छा सात सौ के आसपास में वो क्षेत्रफल आता है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि एरिया वाइज झारखंड में कहाँ सर्वाधिक वन है, एरिया वाइज? महोदय, एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो झारखंड के अगर दक्षिण के क्षेत्रों को लें, अगर हम जैसे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, मतलब जहाँ सारंडा वन क्षेत्र है, नहीं, ये कौन पाक सा प्रदेश। जिला? आप क्वेश्चन को समझिए, एरिया वाइज सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस डिस्ट्रिक्ट का है वो बताइए। महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिले का 3,377 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? महोदय, परसेंटेज वाइज लातेहार है। अच्छा ये बताइए, और सबसे कम वन कहाँ है महोदय, क्षेत्रफल वाइज? सबसे देवघर जिले में है, 105 देवघर और जामताड़ा? किलोमीटर। जी देवघर होगा या जामताड़ा होगा? महोदय, अब जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, तो देवघर जिला ही मुझे ध्यान में आ रहा है। और मैं माफी प्रतिशत चाहूंगा अगर मैं गलत हूँ। महोदय, प्रतिशत वाइज भी देवघर ही है, अगर तो मैं मुझे लग गलत रहा है नहीं हूँ। आप इसको चेक कर लीजिए, शायद जामताड़ा है, चेक कर जी लीजिएगा। महोदय, जी मैं बिल्कुल ठीक। इसे चेक कर लूंगा। ये बताइए झारखंड का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है? महोदय, ऐसे तो विशेष रूप से देखें तो जो सेंट कोलंबा कॉलेज है हजारीबाग का, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी, तो वो भी अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है। और कोई अनुसंधान केंद्र जो अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका हो अभी हाल फिलहाल 24 में? महोदय, अगर मेरी जान पे मैं गेस करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। चलिए। महोदय, संभवतः रांची का लाह जो अनुसंधान केंद्र है, उसकी बात हो सकती है।
जी बिल्कुल। ये बताइए कि ला इंस्टीट्यूट का भी नाम क्या है? महोदया, मैं माफी चाहूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो निशा है ना, NIS है। जी। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव महोदया अभयारण्य? महोदया, झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य है वर्तमान में। और नेशनल पार्क कितने हैं? महोदया, झारखंड में एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क। अच्छा, ये बताइए झारखंड की मुख्य समस्या क्या है? महोदय, झारखंड की मुख्य समस्या मेरे हिसाब से प्रति व्यक्ति आय का कम होना, जो नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड है। तो वो मैं सबसे बड़ी समस्या के रूप में वर्तमान में देखता हूँ। तो और इस आप क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में कुछ योगदान दे सकते हैं? जी महोदया, मैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कई तरह की जो सरकार की योजना है, इन्हें मैं इम्प्लीमेंट कराने में मदद कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं निजी स्तर पर भी लोगों से संवाद स्थापित करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका निर्माण करते हुए लोगों को मैं अलग अलग योजना या कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित करूंगा, जिसके तहत गरीबी तो दूर करने क्या में क्या मदद मिले। क्या क्या योजना है? कुछ योजना का नाम बताइए, कुछ योजनाओं के नाम महोदय, बताइए। झारखंड में जो वंचित वर्ग है उनकी बात हो। महोदय, झारखंड सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनमें प्रथम है महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना। इसके अलावा महोदय, सावित्री बाई फुले योजना छात्राओं के लिए। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना। विद्यार्थियों के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, एकलव्य योजना। इसके अतिरिक्त सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार जो सभी वंचित वर्गों के हित के लिए काम कर रही है। जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। बढ़ सकती है या लोगों को आय के साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक, ठीक है शशि मैम, आप कंटिन्यू करें। शशि मैम, आप कंटिन्यू करें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आप रामगढ़ से है ना? जी महोदय, मैं रामगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, रामगढ़ में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं? महोदय, रामगढ़ में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम पतरातू घाटी एवं पतरातू डैम जो अवस्थित है नलकारी नदी पर है, वो एक बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त रजरप्पा स्थित जो 8वीं शताब्दी में नमस्तिका मंदिर है, जो दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर अवस्थित है, वहां पर भी जो पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। तो मुख्यतः ये दो ऐसे स्थल हैं जो राज्य स्तर या कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचलित हैं। और इसके ठीक है। अतिरिक्त टूटी झरना, माया टुंगरी मंदिर भी हैं। ठीक। अच्छा, आप बताइए कि झारखंड में टोटल कितने जनजाति हैं? महोदय, झारखंड में टोटल 33 जनजातियां हैं। और आदिम जनजाति कितने हैं? महोदय, आदिम जनजाति में अगर हम लोग पुरान जनजाति को भी अगर हम लोग सम्मिलित करते हैं तो 9 है। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आदिम जनजातियों की मुख्य समस्याएं क्या क्या है झारखंड में? महोदय महोदय, वर्तमान में जो आदिवासी आदिम जनजातियां हैं, उनके मध्य जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, इसकी ये काफी बड़ी संख्या में लोगों के बीच से जो है लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था का उन तक पहुंच न होना सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा सिर्फ महोदय, स्वास्थ्य इसके संबंधी और? नहीं महोदय, इसके अगर सबसे मूलभूत पे मैं स्वास्थ्य को रखूंगा, इसके अतिरिक्त शिक्षा, बुनियादी ढांचा का न पहुंचना, हम्म, इसके अतिरिक्त आय के साधनों का न होना, कौशल विकास के समुचित अवसरों का न प्राप्त होना, या उन वहां तक जो उच्च शिक्षा के अवसरों का न मिलना, इत्यादि कई सारी ऐसी समस्याएं भी हैं। ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या था? महोदय, कोरठा शब्द क्षेत्र। कोठा। और ग्रेजुएशन में? जी महोदय, जूलॉजी। जियोलॉजी था आपका।
किस कॉलेज से किए थे आप? गॉस्नर कॉलेज। गोस्नर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? महोदय, गॉस्नर कॉलेज की स्थापना 1 नवंबर 1971 में हुई थी। अच्छा, एक बात बताइए, हाल ही में बहुत चर्चा में आ रहा है कि भारत सरकार द्वारा भी कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना कराया जा रहा है, बिहार सरकार की तर्ज पर कराया जाएगा। तो क्या मतलब कि कास्ट का जनगणना कराना क्या सही है आपके नजर में? इसका इफेक्ट क्या? महोदय, सरकार नीतिगत तौर पर यह फैसले अगर ले रही है तो इसके परिणाम अच्छे या दुष्परिणाम जनगणना पूरी होने के पश्चात ही संभवतः पता चलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार अगर वंचित वर्गों का सही तरीके से आंकड़ा जुटाकर वहां तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने की सोच रखती है तो ये एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। कास्ट सेंसस के अलावा निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी मांग उठ रही है कि कास्ट सेंसस के बाद निजी क्षेत्र में आरक्षण भी उसी अनुपात में दिया जाए, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? महोदय, इस निजी क्षेत्र में जो आरक्षण की व्यवस्था है तो मैं समझता हूं कि जो नियोक्ता होंगे उनके साथ बात करके एवं जो लोगों के बीच में अगर कौशल विकास को भी हम प्राथमिकता दें तो दोनों के मध्य वार्तालाप करके कि जो नियोक्ता है उसे भी हानि ना पहुंचे एवं लोगों को रोजगार भी मिले, तो एक बीच का रास्ता अगर निकाला जाए तो मैं समझता हूँ शायद ये और अच्छा हो। हम्म। अच्छा, आज का पेपर आपने पढ़ा है क्या? जी महोदय, आज का पेपर मैंने पढ़ा। दो मुख्य समाचार बताइए। महोदय, वर्तमान में जो ईरान एवं इजराइल के बीच में जो एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है उसे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। इसके अतिरिक्त जो भारत में जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो प्लेन दुर्घटना हुई थी उसके विषय में भी समाचार जो है आज के जो अखबारों हैं उनमें प्रमुखता से उसके विषय में भी समाचार छापे गए हैं। अच्छा, तो इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? महोदय, उसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन। अच्छा, एक आजकल पेपर में और सोशल मीडिया पर मिड डे आ रहा है, वो शब्द क्या है, क्यों चर्चित है? मिड डे, मिड डे। मैं माफी चाहूंगा महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये शब्द वो है जब कोई भी जहाज इमरजेंसी में रहता है, तब पायलट द्वारा एक संदेश भेजा जाता है एटीएस को, मिड डे, अच्छा, मिड हाँ डे। जी महोदय। हाँ, हाँ, मे तीन डे। संदेश भेजा जाता है, यानी कि वो जहाज खतरे में है। जी जी। अच्छा, आपका प्रथम प्राथमिकता है प्रशासनिक सेवा, जी और द्वितीय पुलिस सेवा, द्वितीय प्राथमिकता है ना? जी। यदि आपकी बहाली एक पुलिस ऑफिसर के रूप में एक साइबर डीएसपी के रूप में कर दिया जाता है, तो साइबर अपराध को रोकने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाया जाएगा? महोदय, सबसे प्रथम मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूंगा ताकि अगर एक तो ताकि इस तरह के लोग इस तरह की जो झांसे में ना आए, प्रथम। द्वितीय स्थान पर अगर इस तरह के फोन कॉल या डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं तो वो अगर इस पर फंसते भी हैं तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें ताकि पुलिस समुचित कार्रवाई करते हुए उनकी भी सुरक्षा करे एवं जो संबंधित दोषी हैं उन तक त्वरित रूप से पहुंच सके। तो उसका टोल फ्री नंबर क्या है? अगर कोई साइबर अपराधी का शिकार हो जाता है तो किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है? महोदय, उसका टोल फ्री नंबर 1903 है। हाँ, 1903 है। 1930, हाँ। राजनीतिक आपराधीकरण से क्या समझते हैं आप? महोदय, इसके दो रूप मूलतः पाए जाते हैं। प्रथम, अगर कोई आपराधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति को समर्थन दे करके उसे राजनीति में अपने हित साधने की चेष्टा करता है, प्रथम वो स्थिति। या दूसरे स्तर पर या कोई व्यक्ति जिसका स्वयं आपराधिक एक बैकग्राउंड चरित्र रहा हो वह स्वयं राजनीति में आए, इन दोनों परिस्थितियों को हम राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक आपराधीकरण से प्रशासन पर कुछ प्रभाव पड़ता है अब? जी महोदय, अगर ऐसे लोग जो हमारा नीति निर्धारण करेंगे
अगर ऐसे लोग को अगर अब राजनीति में आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन में एक दबाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनती है। ठीक है सोनी मैम। ठीक है, सुनील सर आप कंटिन्यू करें। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं शुभम जी? मैं ठीक अच्छा हूँ सर। आप अच्छा। कैसे हैं सर? कल, हाँ बढ़िया, बिल्कुल फाइन। कल भी हुआ था ना आपका मॉक इंटरव्यू? जी सर। आप अभी कहाँ, दिल्ली में रह रहे हैं? जी महोदय। हाँ, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मुखर्जी नगर के आसपास। प्रॉपर मुखर्जी नगर या उसके आसपास? महोदय मुखर्जी नगर। अच्छा, मुखर्जी नगर में। वहां से तो यमुना बहुत पास में है। जी महोदय। तो अगर आपको मौका मिले यमुना को क्लीन करने के लिए, दो क्या उपाय सुझाएंगे? महोदय अगर जो आसपास में जो डायरेक्ट सीवेज की जो लाइंस हैं या ऐसे नाले जो सीधे तौर पर यमुना में जा करके उसे प्रदूषित कर रहे हैं, तो प्रथम स्तर पर उन पर पूरी तरीके से रोक लगाना। इसके अतिरिक्त जो आसपास में लोगों को भी वहां पर किसी भी तरह के जैविक या अजैविक पदार्थों को डालने से रोकना। मुख्यतः मैं यह दो सुझाव रखना चाहूंगा। दिल्ली में जो बढ़ती हुई प्रदूषण की समस्या है, उसमें ग्रैप सिस्टम क्या है, नाम सुने हैं आपने? क्रैप सिस्टम। लागू होता है ना समय समय पर? दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3। नाम सुना है ना, ग्रैप 4? महोदय मैं माफी चाहूंगा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जब एक ही वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम्म। उसकी सीमा है, और 100 से 150, 150 से 250, 250 से 400, 450 से आवाज आ रही है? महोदय थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। हम्म। आवाज नहीं आ रही है। होल्ड कीजिए, नेट इश्यू हो रहा होगा। जी। लगता है नेट प्रॉब्लम हो रहा है। जी ज्वाइन महोदय करेंगे ऐसा तो। नेट। ज्वाइन कर रहे हैं सर। सर आ गए हैं, ज्वाइन करेंगे। हेलो। जी। आवाज आ रही है मैं मेरी? हाँ अब आ रही है जी। सर। हाँ, आवाज भी में चली गई। शुभम जी, मेरा सवाल ये था कि आप दिल्ली में और बार बार न्यूज में सुनते होंगे कि वहाँ पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है पूरी दिल्ली के लिए, उसके रोकथाम के लिए एक ग्रैप सिस्टम है, एक्शन प्लान है एक ग्रैप। उसके बारे में कुछ है जानकारी आपको? महोदय मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाएं जैसे कि ऑड इवन जैसी योजनाएं भी लाती हैं, या जो जैसी योजनाएं भी लाती हैं। हाँ, नहीं, उसको उसको देख लीजिएगा, बहुत ही चर्चित एक्शन प्लान है। और ग्रेडेड रिस्पॉन्स जी। एक्शन प्लान बोलते हैं ग्रैप को। अभी तक 4 स्टेज में चला है, जी। 1, 2, 3, 4। तो एक एक जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से जब 450 हम्म। से अधिक हो जाता है, जब सबसे ज्यादा पोल्यूशन की समस्या हो जाती है, दिल्ली की हम्म। वातावरण बहुत खराब हो जाते हैं, वैसी स्थिति में स्टेज हम्म। 4, ग्रैप 4 अभी हम्म। पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं
कि दिल्ली में जब भी लागू होती है ग्रैब 4 लागू होता है, जिसमें आपको जी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, भारी वाहनों का बंद हो जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दिया जाता है। जो इंटरनल छोटे वाहन है वो ऑड इवन सिस्टम पे चलते हैं। तो ये एक सिस्टम है पोल्यूशन को रोकने के लिए, एक्शन प्लान है। आप दिल्ली से आ रहे हैं झारखंड इंटरव्यू देने के लिए, आप किस नेशनल एनएच का प्रयोग करेंगे? मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो किस एनएच को यूज करेंगे झारखंड में आने के लिए? महोदय, मैं माफी चाहूंगा, मैंने ट्रेन से ही वस्तुतः मैंने आवागमन किया है, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। तो बहुत फेमस सड़क है भाई, आप तो इतिहास से भी पढ़ते आए होंगे, जनरल स्टडीज वगैरह में। महोदय, जीटी रोड वगैरह का नाम ग्रैंड सुना ट्रंक है आपने? रोड, जीटी रोड हाँ, महोदय। कौन सा? जीटी रोड ग्रै- कौन सा, एक या दो, या एक ये कौन सा? महोदय, एक ए संभवतः, अच्छा ये चलिए, गेस कोई है बात नहीं, महोदय, मैं देख माफी लीजिएगा। चाहूंगा। जब मान लीजिए जीटी रोड से हम्म, आप बरही पहुंच गए तो बरही से आपका घर बहुत नजदीक पड़ेगा, रामगढ़ आएंगे तो रामगढ़ जी। में सबसे शुरुआत में ही आपको एक जगह कुज्जू मिलेगा, किस लिए फेमस है वो? कुज्जू महोदय अपने कोयला खनन के लिए फेमस है, कोयले की माइंस वहां कोयला पर हैं। खनन से ज्यादा कोयला बाजार के लिए, किसी जमाने में वो एशिया का सबसे बड़ा कोयला बाजार हुआ करता था, तो वो मिलेगा। एनीवे, मान लीजिए और कोई माइंस बताइए वहाँ रामगढ़ में, और कौन कौन से माइंस है? बहुत महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर स्टेट है झारखंड का। महोदय, इसके अतिरिक्त मांडू में, रजरप्पा में एवं भुरकुंडा के कुछ क्षेत्र में भी कोयले की खनन जो है की जाती है। अरगड्डा, सिरका जैसे कई क्षेत्र है जहाँ पर कोयले की खनन की अरगड्डा जाती है। है, सिरका है, सियाल है, बड़ा सियाल, छोटा सियाल, हाँ, सियाल। और जी घाटो महोदय। है, घाटो एक बड़ा घाट। इलाका है। हाँ। हम्म, हाँ, ये सब आप देख सकते हैं। ये अभी जो न्यूज में आप जो बता रहे थे जो हुआ है इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, क्या इसको आप सिंदूर पार्ट 2 मान सकते हैं? इजराइल ने जो ईरान पे किया है, वो क्या सिंदूर पार्ट 2 है? महोदय, अगर देखा जाए तो संभवतः इसे मैं सिंदूर पार्ट 2 नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये हम्म। पाकिस्तान के द्वारा जो पहलगाम में, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा जो हम्म। घटना को पहलगाम में अंजाम दिया गया, भारत ने उसके हम्म। प्रत्युत्तर में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और हम्म। परंतु यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसी महोदय मेरी जानकारी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर असेट को एक बम बनाने की स्थिति में आ गया है, एवं इसराइल ने एक हम्म। प्रेम्प्टिव स्ट्राइक की है। हम्म। तो इस नाते थोड़ा सा मैं हाँ इसमें ठीक अंतर है। रखना चाहूंगा। हाँ शुभम जी, देखिए, ऐसे जब सवाल आएंगे तो आप बोलेंगे कि ठीक है, इसमें कुछ सिमिलरिटीज दिखती है। हाँ। इतिहास को हम लोग कहते हैं दोहराता है, दोहराता नहीं है। इसमें सिमिलरिटीज दिखती है कि इंडिया भी आतंक के खिलाफ ये उसकी कार्रवाई थी, इजराइल भी यही कहता है कि हम आतंक और इस तरह के खिलाफ कर रहे हैं। ये भी एयर स्ट्राइक था, उसने भी एयर स्ट्राइक किया। इसने भी, इंडिया ने चिन्हित जगहों को, एयर बेस को, उसके प्लेन को, सिविलियन को छोड़ करके बनाया। इजराइल भी वैसा ही कर रहा है। इसने भी भारत ने घोषित तौर पे नहीं, लेकिन परमाणु का क्षेत्र का यहाँ भी नुकसान हुआ और वहां भी नुकसान हुआ। लेकिन लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं है, क्योंकि हर देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होती है, उसका अपना देश काल और टाइम स्पेस होता है करने के लिए। इजराइल अलग स्वतंत्र है, भारत अलग स्वतंत्र है, सिंदूर सिंदूर है, और राइजिंग लायन राइजिंग लायन है। सही जी। तो जी इस तरीके से आप करेंगे। दूसरा है, ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल चलाया है, उसके अगेंस्ट ईरान कौन सा ऑपरेशन चला रहा है? महोदय, इसके उत्तर में मैं गेस करना चाहूंगा। हाँ बताइए। ऑपरेशन ट्रिम्फ करके उसे फेज 3 का नाम दिया गया है हाँ थ्री संभवतः। हाँ, 3 कमिट्स है उसका। जैसे जैसे ही उसने वो ड्रोन से हमला किया, इसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, हम्म। उसका उसने नाम दिया है। चलिए, कोई बात नहीं। आपको अगला सवाल है मेरा कि ये ब्लैक बॉक्स का नाम आपने सुना होगा। जी महोदय, मैंने सुना है। ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? महोदय, ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। हाँ प्राय, कोई जरूरी नहीं प्राय। है कि ऑरेंज ही हो, लेकिन प्राय ऑरेंज रखा जाता है कि आइडेंटिफाई हो जाए। आज 14 जून किस लिए फेमस है? मैं माफी चाहूंगा महोदय, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, रेड क्रॉस कोई। के बारे में कुछ है आइडिया?
जी महोदय, रेड रेड क्रॉस ऐसी संस्था वो युद्धों में या किसी भी तरह की आपात स्थिति जैसी जो घटनाएं आती हैं, वहां पर वो हम्म। स्वास्थ्य एवं लोगों को स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पहुंचाने में एक वैश्विक स्तर पर एक अग्रसर संस्था है। तो तो आज संभवतः रेड 14 जून क्रॉस को से। जो आज 14 जून को जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है, उसमें है कोई रेड क्रॉस की भूमिका? अब बिल्कुल महोदय, रेड क्रॉस जैसी संस्था का इससे बहुत गहरा ही संबंध है। अच्छा, ओके। आज लास्ट मेरा प्रश्न है, आपका जूलॉजी सब्जेक्ट है। ये डीएनए मैपिंग सीक्वेंसिंग क्या होता है? महोदय जूलॉजी है ना आपका सब्जेक्ट? जी जी हाँ, ये क्या होता है डीएनए सीक्वेंसिंग? महोदय, डीएनए में जो हमारे जीन्स में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं, तो डीएनए मैपिंग या हम्म। सीक्वेंसिंग के थ्रू हम लोग एकदम स्मॉल हम्म। स्केल पे, यूनिट स्टेट पर हम लोग उस इंफॉर्मेशन को हम्म। डिकोड करने की जो चेष्टा करते हैं या जो प्रोसेस करते हैं, उसे ही डीएनए मैपिंग या सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसका क्या कोई फायदा है? डिजास्टर, कभी कोई डिजास्टर बड़ा होता है, इसमें इसकी कोई भूमिका होती है क्या? महोदय, अगर जीन स्तर पे देखें तो मैं, अगर इजाजत दे तो थोड़ा सा मैं गेस के रूप में ही इसका उत्तर देना चाहूंगा। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, उसको देख लीजिएगा। अभी जैसे ड्रीम लाइनर जो क्रैश हुआ है, उसमें देखिए सारे लोग तो जल गए हैं, किसी का चेहरा पहचानना मुश्किल है। हम्म तो घर हम्म वालों को तो आखिरी उम्मीद के लिए उनकी कुछ भी चाहिए, हम्म अपनी आस्था ये करने के लिए। तो उसमें कैसे पहचान की जा रही है? डीएनए से ही पहचान किया जा रहा है। डीएनए के परिवार के माध्यम से ही किसी सब पहचान की जाए। सैंपल लेकर के और उससे मिलान किया जा रहा है। मैच कराते हैं। हुआ कि नहीं? राजीव गांधी जी की भी जो हुई थी, उसमें भी वो किया गया था। ओके, ठीक है, इन जी। सारी चीजों पे थोड़ा सा अभी ध्यान रखना। ओके, थैंक यू शुभम जी। जी थैंक यू। रविशंकर। ठीक है। शुभम जी, आपका महात्मा गांधी आइडियल हैं? जी महोदय, उनका कुछ बुक्स का नाम बताइए। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ जो है, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है महोदय। इसके अलावा वो स्वराज जैसी पत्रिकाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। हरिजन पत्रिका का भी, उसमें भी वो लिखते थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ इनके विवाद किन मुद्दों पर रहते थे? महोदय, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि जो समाज के जो अस्पृश्य वर्ग हैं, उनको जो विधान सभाओं में या फिर जो उस समय के तत्कालीन जो हमारी पार्लियामेंट थी, नेशनल असेंबली, उसमें जो उनकी कितनी सीटें आरक्षण दी जाए, इससे जो जुड़ी हुई इसके तहत उनमें विवाद था प्रथम। एवं द्वितीय स्थान पर अगर हम रखना चाहें तो उन्हें, जो बी आर अम्बेडकर साहब थे, वो उन्हें एक अलग पहचान देना चाहते थे। परंतु महात्मा गांधी का पूरा उद्देश्य था कि अस्पृश्यों को, जो हिंदू धर्म है, उनसे अलग करके ना दिखा जाए, उन्हें इसके ही एक अंग के रूप में देखा जाए। तो संभवतः इन्हीं दो बातों पर ही उनमें विवाद की स्थिति रही होगी। यह विवाद किस एक्ट के तहत या पैक्ट के तहत सॉल्व हुआ, अंबेडकर और महोदय, गांधी का विवाद? संभवतः पूना पैक्ट के तहत। ईयर कौन से वर्ष में? महोदय, संभवतः 1934 में। 32। ये बताइए, 32। 1932। जी ये बताइए कि उनको कराची सेशन के दौरान काले झंडे क्यों दिखाए गए थे, महात्मा गांधी को? महोदय, जब हमारे देश में भगत सिंह, सुखदेव एवं बटुकेश्वर दत्त जी को फांसी हो गई, तो लोगों ने यह आक्षेप लगाया कि महात्मा गांधी चाहते तो समझौते में उनकी जो सजा को या तक कम करवा सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ एवं उन्हें फांसी दी गई। तो लोगों में इसी आक्रोश के कारण ही लोगों ने उन्हें काले झंडे दिए। राइट। ये बताइए कि आप किसी स्थान के वीडियो हैं, वहां से रेलवे लाइन गुजर रही है और रेलवे की भीषण दुर्घटना हो जाती है यात्री ट्रेन की। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? महोदय, मैं वैसे स्थिति में, मैं जो वहां पर उपलब्ध स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, उन्हें मैं तुरंत त्वरित होकर के तत्परता की स्थिति में वहां पहुंचने के लिए कहूंगा। साथ ही साथ में अगर आसपास में एसडीआरएफ की कोई यूनिट है, मैं उन्हें भी वहां पहुंचने के लिए निर्देशित करूंगा। एवं वरीय अधिकारियों के साथ संपर्क बनाते हुए एवं आसपास के जो जनप्रतिनिधि या ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं में मदद
दे सकते हैं या सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें लेकर मैं तत्क्षण उस स्थान पर पहुंचकर लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करूंगा। पानी वगैरह की भी व्यवस्था होगी, वाटर वगैरह की? जी जी महोदय। और यथासंभव वहां से यातायात मार्ग को सुगम बनाया जाएगा ताकि जी। हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। ठीक। जयराम महतो ने कहा था चुनाव से पहले कि किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं लेंगे और न ही आवास न ही गाड़ी वगैरह लेंगे, लेकिन वो तो ले लिए। और इसी तरीके से क्या जो भी वादे किए हैं वो डुमरी की जनता से, झारखंड की जनता से, वो पूरा कर पाएंगे? इस तरीके से अपने बातों से अलग हो गए। इस संदर्भ में आपका क्या सोचना है? जनप्रतिनिधि आखिर ऐसा क्यों करते हैं? महोदय, मैं जहां तक समझता, एक तो महोदय अभी उन्हें चुने हुए काफी कम वक्त हुआ है, तो मैं समझता हूं कि उनका जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा तभी हम यह जज करने की स्थिति में होंगे कि उन्होंने अपने वादे कितने पूरे किए। और द्वितीय स्थान पर मैं यह कहना चाहूंगा, एक सिस्टम के बाहर रहते हुए जो वो वादे करते हैं, सिस्टम में आने के बाद उन्हें कई तरह की समस्याओं का या फिर अपनी लिमिटेशंस का भी ध्यान रखना होता है। वस्तुतः जैसे एक विधायक को अगर स्तर पर अगर भ्रमण करना है, उन्हें गाड़ी की आवश्यकता होगी, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, लोग उनसे मिलने आएंगे तो उन्हें एक ऑफिस की या आवास की या फिर रांची में एक आवास की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो संभवतः इन सब कारणों को देखते हुए ही उन्होंने बाद में इन सब चीजों को स्वीकार किया होगा। अच्छा, ठीक। ये बताइए कि रामगढ़ में जो अपराध की प्रकृति है वो किस प्रकार की आपको दिखती है मुख्य रूप से? महोदय, जो भी रामगढ़ में अपराध है, अधिक है कम है वो अलग मैटर है, लेकिन जो क्राइम की नेचर है वो किस टाइप का नेचर है रामगढ़ में? महोदय रामगढ़ पतरातू क्षेत्र में कोयले की जो साइडिंग है, वहां पर हम्म, उसके जो टेंडर वगैरह हैं उसको लेकर कई बार गैंग वॉर की स्थिति देखी जाती थी। तो मैं समझता हूं अच्छा। कि ये घटना एक अपराध की श्रेणी में वह मुख्य रूप से आती है। कुछ ऐसे अपराधियों का नाम बता सकते हैं रामगढ़ के जिनको सजा मिली हो हाल फिलहाल में, जिनकी काफी चर्चा रही हो पिछले 1 2 3 साल में कभी भी? मैं माफी चाहूंगा महोदय, परंतु पतरातू के एक पांडे समूह के जो कुछ गैंगस्टर थे, उन्हें हम्म, सजा मिली थी जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले 3 से 4 वर्ष अच्छा। पहले। अच्छा, ये पांडे बताइए ग्रुप के नाम कि से। मान लीजिए कि कोल माफिया वगैरह में कार्यरत बहुत सारे लोग एक्टिव हैं कोल माफिया के रूप में, आप एक डीएसपी के रूप में कैसे कंट्रोल करेंगे अगर इस टाइप की सिचुएशन आपको मिलती है तो? महोदय, अगर कोयले की जो गैंग वार की स्थिति आती है, वो टेंडर की जो निर्धारण होती है उस समय आती है। तो जब भी टेंडर का निर्धारण होता होगा तो मैं उस समय पर मैं पर्याप्त सुरक्षा देने की कोशिश करूंगा ताकि जो है सही तरीके से टेंडर लिया जाए। इसके अलावे जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उन्हें मैं पहले ही एक प्रिएम्प्टिव तौर पर मैं उन्हें मतलब कारागार में रखने की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। या लोगों के पास अगर इलीगल हथियार हैं तो मैं सघन जांच के द्वारा उन हथियारों को जब्त करने एवं दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। भरोसा है कि कंट्रोल कर लेंगे आप? महोदय, मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह की घटनाओं का निदान मैं कर सकूं। तो वर्तमान जो डीएसपी वहां पर होंगे वो नहीं कर पा रहे हैं हिटमिस, आप नहीं जब महोदय, कर लेंगे तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो भी तो इस चीजों को सोच रहे होंगे। मैं समझता हूं कि वह चूंकि अभी पोस्ट में है तो समस्याओं को ज्यादा गंभीरता पूर्वक देख रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अपने स्तर पर वो जरूर कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है शुभम जी, अच्छा रहा आपका सारा जवाब आज। जितने ये भी सर। सर और मैम लोग पूछे बहुत ही सावधानी पूर्वक और बेहतर तरीके से टू द पॉइंट आपने उत्तर दिया। तो इससे तो कोई समस्या नहीं आ रही है। कब है आपका इंटरव्यू? सर 21 तारीख को है। 21 को है, टाइम है जी। अभी। हम्म। तो हर सेक्शन आपका ठीक ठाक है, अपना जिला पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। जो भी फैक्ट हम्म। है कंट्रोल है तो उसको रिवीजन करते रहिए।
कंसेप्चुअल तो हम्म। अच्छा उत्तर दे रहे हैं, विशेष समस्या नहीं है। हम्म। मुखर्जी नगर में चूंकि रहते हैं तो मुखर्जी नगर, दिल्ली, कोटा, सुसाइड फैक्ट्री सब थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिएगा, सब बता दीजिएगा आप, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। हम्म। जितना आपका देख रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर है हर जगह, हर चीज आप कर सकते हैं, उसका कोई तनाव की बात तो नहीं लग रही है। यस। और कुछ आपको अपने आप में प्रॉब्लम लग रहा है तो बताइए। महोदय, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि जमाल अहमद सर के बोर्ड में काफी ज्यादा फैक्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब जिनका जवाब मैक्सिमम ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है, तो वैसी स्थिति एक्चुअल में मतलब क्या? देखिए, इंटरव्यू का कोई ट्रेंड नहीं होता है, समझे ना। हम्म। सारा हम्म। मल्टी डायमेंशनल, कौन क्या पूछ रहे हैं, एक आधे कैंडिडेट से आपने बात कर लिया, बहुत सारे कैंडिडेट से तो कुछ फैक्ट ही नहीं पूछा उन्होंने ही, उन्हीं का बोर्ड ने। अच्छा। हम्म। सिंपल चर्चा चल रही है, यहीं राघवेंद्र जी गए थे तो फोन किए, बताया कि टीचिंग हॉबी है, तो टीचिंग भी कोई हॉबी होता है, बता रहे थे। और तो बताएं कोई और हॉबी है तो बताइए, वो भी थोड़ा बका गए, हम्म। तैयारी करके टीचिंग का गए तो बता दिए हम्म। एस्ट्रोलॉजी है। हम्म। तो बोलने लगे ठीक है, मेरा भविष्य बताइए आज कैसा जाएगा। तो बोले आपका ठीक रहेगा सर, आज बहुत अच्छा है। तो मेरा सुबह खराब हो गया है। तो बोले अभी से आपका ठीक हो जाएगा। तो फिर प्रेमानंद बताएं अपना ये हम्म। आदर्श। तो बोले आप आदर्श। आध्यात्मिक प्रकृति के हैं। फिर इसी बात बात में चला कि आप तो फिर ईद का समय भी नहीं खाते होंगे, तो ये बोले नहीं, हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, ईद के समय हमेशा खाया करता हूँ, मैं मस्जिद भी गया हूँ दोस्तों हम्म। के साथ। तो इसी तरीके से भी चल रहा है, उसी तरीके से शिल्पी जी का भी कुछ ऐसा ही चला, तो ऐसा ही चल रहा है कि किन्हीं किन्हीं का पूरा गायब हो जा रहा है, किन्हीं से 10-15 फैक्ट ही पूछ दिया जा रहा है। तो कोई हम्म। ट्रेंड निर्धारित नहीं कीजिए, और सारे बोर्ड के द्वारा हर रूम में आपका एक अच्छा हल्का फुल्का माहौल है। अच्छा। और आप माहौल खराब कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम है ना। उन हाँ, लोग वो तो माहौल है। खराब नहीं करना। जी। उन लोग माहौल बहुत अच्छा रखे हुए हैं। और आपकी जैसी अच्छा। तैयारी है, आपको कुछ भी परेशान होने की नहीं जरूरत। बैठने उठने का थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके लिए एक हम्म। कैंडिडेट को डांट पड़ी है ना, अच्छा। कि ढंग से बैठते नहीं हैं, हम्म। इसलिए वो सब थोड़ा हम्म। सा सीख लीजिएगा। सीख क्या हम्म। एक लेंगे, दिन जो ऑफलाइन जानते में हैं। आके मिल लेता हूँ सर। कब मैं आ रहे परसों हैं, सुबह डेट? से 17 तारीख को सर। 17 हाँ आ सर, जाइए, 17 को 17 कोई भी को टाइम। है, स्लॉट है खाली, 17 को आ जाइए। ठीक है सर। ठीक है, कल तो ऑफलाइन रख नहीं हो लूंगा वो। पाएगा। हाँ, नहीं सर, परसों आ 17 को जाइए। सर। कितने ठीक है बजे सर, देंगे? परसों। सर आप, मैं रामगढ़ से आऊंगा तो आपकी इच्छा पर है सर। ओ ठीक, तब दे देंगे, 17 को आप आ हम्म। जाएंगे। लोकेशन हाँ सर, भेज देंगे 17। मोबाइल पर आपके, अच्छा। व्हाट्सएप सर पर। एक सवाल, एक क्वेश्चन था हम्म, सर, और ऐसे कि बोलिए। जो जनरल जनरल कैंडिडेट जो हैं, तो हम्म। जिनकी मतलब हम उसको तो कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है सर, 10th का पासिंग और 10th की जो मार्कशीट है वो, ग्रेजुएशन की जो डिग्री सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, बस यही चार। फिर तो आधार और हाँ। फोटोग्राफी उसको तो छोड़ दे, तो बस इतना ही लग रहा है जनरल कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस अगर है तो वो लगेगा, ईडब्ल्यूएस वाला। नहीं सर, ईडब्ल्यूएस पे नहीं, मतलब विशुद्ध अगर जनरल है तो बस यही ना। हाँ, तब बस इतना ही, और कुछ नहीं ले रहे हैं उन लोग। ईडब्ल्यूएस वालों अच्छा से सर, ठीक। ईडब्ल्यूएस ले रहे हैं, ओबीसी वालों से ओबीसी, हम्म। पिछला 1 साल का रहना चाहिए, नॉन हम्म। क्रीमिलियर है हम्म। हम्म। ईडब्ल्यूएस वाला। हम्म। हम्म। जाति प्रमाण हम्म। पत्र जिनका है उनका तो खैर कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 ईयर का। हम्म। 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 कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आप अपनी हम अच्छा। लोगों की दृष्टि से सारे सर मैम ने भी आपको रिमार्क्स दिया। कल भी तो सारे लोग बता हाँ रहे सर। थे कि आप अच्छे दिए हैं, लेकिन आप बताए कि खुद में कुछ कमी लग रहा हाँ है सर, ना। मैं प्रेशराइज, हाँ, क्योंकि मैं बैक टू बैक कई सारे ईयर मैं मिस कर गया, जो आज मैंने फिर उन्हें रिवाइज अच्छा, किया। महोदय हाँ बोलना सर। जरूरी है क्या? सर मैम बोलने में कोई समस्या है आपको? नहीं महोदय, चूंकि हिंदी पे देता हूँ तो मैं सर या महोदय उस पे जाता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलेंगे तो मैं उस पर भी कंफर्टेबल हूँ। वो बोल देंगे फिर महोदय क्यों बोल रहे हैं, उससे अच्छा जो ट्रेंड में चलता है वही बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, मेरे विचार से वो ज्यादा ठीक बेहतर है सर। रहेगा। ठीक है सर। महोदय महोदय थोड़ा सा सु
आउटडेटेड लगता सुप्रभात, है। शुभ संध्या, वो सब छोड़ दीजिए। हाँ। हिंदी ऐसा भी नहीं है यस। कि हिंदी से आप 100%, उसका नहीं हम्म। चल रहा है इंटरव्यू कि आप हिंदी शुद्ध अच्छा। हिंदी प्रयोग करें, और सबका नाम मत लीजिए, है ना। हम्म। यस सर। और कल परसों बोले ना 17 को, सॉरी 17 को 17 सर। को, ठीक है, हम हाँ सर, हाँ 17 को 17। शेड्यूल कर देंगे आपका। अच्छा ठीक है ठीक है, सर। ऑल द ओके सर। बेस्ट। ठीक, ठीक। थैंक यू सर। ठीक। ठीक। वहां से उनको दे दीजिएगा। अभी हरिओम जी आएंगे। हरिओम जी।